नमस्कार। 2026 यूपीएससी प्री क्वालिफाई कैसे करें? एक्चुअली पिछले कई दिनों से लगातार खासकर हिंदी माध्यम के विद्यार्थी ये पूछते रहे हैं कि सर, हमने बार बार पढ़ाई की लेकिन सबसे बड़ी समस्या प्री क्वालिफाई ना करने की है। कोई कंटेंट की लेकर प्रॉब्लम बताता है, कोई रोड मैप की प्रॉब्लम बताता है, कोई टेस्ट सीरीज की प्रॉब्लम बताता है, और सबसे ज्यादा यह कंफ्यूजन देखा गया कि करंट को कैसे पढ़ें। आज एक समग्र इस पर परिचर्चा करते हैं और निर्माण यह पूरा प्रयास करेगा कि आखिर इसका सलूशन क्या हो सकता है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस वीडियो को ध्यान से देखें आपको जरूर कहीं ना कोई ऐसा सलूशन मिलेगा जिससे आप अपने मार्क्स को निश्चित ही बढ़ा सकेंगे। बात इस तरह से शुरू करने से पहले, क्योंकि रियलिस्टिक होना चाहिए, केवल बात नहीं होनी चाहिए बल्कि प्रामाणिक बात होनी चाहिए। और प्रामाणिक के लिए सबसे पहले हम अगर हिंदी माध्यम के रिजल्ट को देखें, और ये मैं प्री की बात कर रहा हूं आप भी, और ये आंकड़ा यूपीएससी का ऑथेंटिक आंकड़ा है, आप खुद भी जाकर चेक कर सकते हैं upsc.gov.in पर। यहां देखिए 2009 में 11,504 लड़कों ने क्वालिफाई किया था प्री लगभग 11,000 लोगों ने क्वालिफाई किया। उसमें देखिए लगभग 4,800 लड़के हिंदी माध्यम से थे। द परसेंटेज इज अबाउट 42%। 42% रिजल्ट था हिंदी माध्यम का जिन बच्चों ने प्री क्वालिफाई किया, मतलब मेंस लिखने बैठे। और इसीलिए आप देखेंगे 2009 बैच में बहुत शानदार फाइनल रिजल्ट भी था, जिसमें भानुचंद गोस्वामी, कुमार पाल, ये सब निर्माण के वो बच्चे थे जो आज तक जुड़े हुए हैं। उसके बाद 2011 में सीसेट आता है पहली बार, और जब सीसेट आता है, नाम था सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, कि एक कॉमन फील्ड किया जाए, उसको लेते हुए अब देखिए 11,000 लड़के क्वालिफाई करते हैं, और 11,000 में से हिंदी माध्यम हो जाता है 1682, मतलब 42 से गिरकर 15% तक। कहानी यही नहीं रुकती, आंदोलन होता है, विरोध होता है। उसके बाद 2015 में इसे क्वालिफाई कर दिया जाता है सीसेट को, कि चलिए भाई कुछ सोल्यूशन निकालते हैं, इसे क्वालिफाई कर दिया जाता है। क्वालिफाई में जो डेटा है वो और बड़ा अजीब है, जो अपुष्ट, अभी तक वो एविडेंस वहां नहीं दिया, लेकिन 14,640 में यहीं से ये घटकर, जबकि क्वालिफाइंग हुआ था, क्वालिफाइंग के बावजूद ये आंकड़ा लगभग 16,000 में 15% से बढ़कर 20% हो गया। लेकिन इसके बाद अगर आप अंतिम आंकड़े को देखें, 2022 तक का जब यूपीएससी ने रिलीज किया, 12,766 बच्चों ने क्वालिफाई किया। इसमें केवल 491 हिंदी माध्यम से थे, तो 4% केवल हिंदी माध्यम ने मेंस लिखा। जब 4% ही मेंस लिखेंगे, ऑब्वियस सी बात है कि रिजल्ट कम होगा। और यह वही दौर था, यह वही साल है जब रिजल्ट 3% से नीचे था। हम केवल माध्यम की बात करते हैं, हम तो मेंस से ही लिखने नहीं पहुंच रहे हैं, हम इंटरव्यू तो कैसे पहुंचेंगे, हम प्री क्वालिफाई करने के। और इस तरह से जो यात्रा है, आप खुद देखिए 42% से गिरते हुए 4% तक आ चुकी है। यह है एक बहुत ही कड़वा सच, बिटर ट्रुथ, बिटर फैक्ट ऑफ यूपीएससी। अब समस्या यह आती है कि जब यह हालात हैं तो हम करें क्या? और इसका मतलब यह भी बड़ा साफ है, जो आंकड़ा कहता है कि ये सारे हालात शुरू होते हैं जब सीसेट आया। कहीं ना कहीं एक दुखती रग बन गई है हिंदी माध्यम की, और ये हमें क्वालिफाई करना है। हमें सबको पता है कि पीटी में 2 पेपर हमें देने होते हैं, जीएस और सीसेट। तो सीसेट जिसमें मैथ है, रीजनिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है, उसे सॉल्व करने की स्किल भी डेवलप करनी है। इस पर हम एक और सेशन लेंगे कि सीसेट क्वालिफाई करने के लिए क्या करें, सेकंड पेपर के लिए क्या करें, क्योंकि वो क्वालिफाई है। पिछले कुछ समय में एक और समस्या आई है हिंदी माध्यम में कि जीएस के पेपर में ही बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहा है। और जीएस के पेपर में आप मान के देखें और चलें, यदि 100 क्वेश्चन है और अभी जो मेरिट जा रही है, आप मान के चलें कि 46 to 48 क्वेश्चन भी अगर आपके सही होते हैं, ये मैं बहुत मैक्सिमम बता रहा हूं,
46 टू 48 पे क्वालिफाई कर जा रहा है, मतलब 96 मार्क हैं आउट ऑफ 200, तो आप क्वालिफाई हो जाएंगे। हम मानते हैं कि 50 क्वेश्चन होने चाहिए, 50% के आसपास हम कैसे करें। सब जिन लोगों ने पढ़ाई शुरू की होगी, जो ऑलरेडी कई बार दे रहे हैं, शुरुआती बुनियादी बात ये जानते होंगे। तो 100 में से 50 भी हम सही नहीं कर पा रहे हैं नेगेटिव मार्किंग के बाद, तो आज परिचर्चा हमारी जीएस फर्स्ट पे होगी। और यहां पर बात मैं दो तरह के लोगों के लिए करूंगा। एक, जो नए बच्चे हैं, जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं, और जो ओल्ड हैं, दोनों के लिए। न्यू मैं उनको कह रहा हूं जिन्होंने मान लीजिए 2024-25 से तैयारी शुरू की है, एक बार सिलेबस पढ़ लिया और 26 में बैठने जा रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अभी क्लास लगातार कर रहे हैं, लेकिन वो 2026 में अपीयर होना चाहेंगे। और दूसरी तरफ मैं उन बच्चों की बात करना चाहूंगा, ध्यान से सुने, जो बच्चे 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, 1-2 बार अटेम्प्ट भी दे चुके हैं, सीरियस एक्सपीरियंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनका प्री नहीं निकल रहा, जीएस में मार्क्स नहीं पा रहे हैं। उनके लिए क्या रणनीति होगी, मैं इन दोनों पे चर्चा करूंगा। इसीलिए मैंने कहा कि ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट के लिए, जो वास्तव में प्री निकालना चाहता है। ये यूट्यूब या फिर ये ऑनलाइन सेंसेशन के लिए नहीं है। ये वीडियो केवल उसके लिए है जो विद्यार्थी सच्चा है, जो विद्यार्थी अपने प्रयास में ईमानदार है। क्या हम कुछ उसके साथ मिलकर सहयोग कर उसको रिजल्ट में तब्दील कर सकते हैं? सबसे पहले अगर इन बातों को देखा जाए तो हमें हमेशा याद रखना चाहिए, दोनों ही विद्यार्थियों को, जो न्यू है और ओल्ड है, ऑब्वियस सी बात है, यूपीएससी में सबसे पहले तैयारी है कि आखिर उसका ट्रेंड क्या है। बिना ट्रेंड के हम कुछ भी पढ़ने लगे वो सही नहीं। यह बात और है, यूपीएससी पीटी में कोई ट्रेंड ही नहीं बनने दे रहा है, क्योंकि कभी मॉडर्न हिस्ट्री से इससे पहले केवल 2-3 क्वेश्चन आते थे। 2025 में 9 क्वेश्चन दे दिए, और इसके कारण लोगों को लगा कि ये तो ट्रेंड था ही नहीं, हमने तो ऐसी पढ़ाई नहीं की। तो ये गलती यूपीएससी की नहीं है, ये गलती आपकी है, ये गलती एस्पिरेंट की है, ये गलती आपके मेंटर्स की है। ट्रेंड नहीं है, लेकिन ये बताइए, क्या यूपीएससी ने सिलेबस नहीं दिया? सबसे पहला, यूपीएससी को अगर निकालना है तो सिलेबस को पूर्णता से पढ़े, टोटल सिलेबस को कवर करें, और ये कवरेज बड़ी ईमानदारी से होनी चाहिए, हर चीज को ध्यान से। देयर इज नो सक्सेस विथ शॉर्टकट, मतलब शॉर्टकट मारने से सक्सेस आपको यूपीएससी में तो नहीं मिलेगी, हो सकता है किसी और एग्जाम में और जिंदगी में कहीं मिल जाए। तो यहां पर आपको सिलेबस को टोटल पढ़ना है। जैसे मैंने भी उदाहरण दिया, आपको मॉडर्न तो पढ़ना ही था, आपको एंशिएंट भी पढ़ना है, मेडिवल भी पढ़ना है। अब जब सिलेबस में है तो हमें तो पूरा पढ़ना चाहिए था। अब यूपीएससी क्या दे दे, उसके बाद हम कहें अरे हमें तो कोचिंग में पढ़ाया नहीं गया, या फिर हमने तो इसे पढ़ा ही नहीं, सारे लोग जो है गलत दिशा में है। इसका मतलब आपने खुद ही ईमानदारी से तैयारी नहीं करी। सिलेबस है, आपको बहुत ही पूर्णता से पढ़ना है, ट्रेंड इधर उधर होता रहेगा, इसको छोड़ते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारा ये मेंस तक काम आएगा, आपके सिलेक्शन तक काम आएगा। लेकिन पहला बुनियादी मुद्दा जो मैंने उठाया, प्री सिलेबस जो भी आपका दिया हुआ है, इस सिलेबस को बहुत ईमानदारी से पूर्णता से पढ़िए। अभी देखिए एक ट्रेंड है, पॉलिटी लगभग 15 क्वेश्चन आ रहे हैं, हो सकता है अगली बार ये 20 क्वेश्चन आ जाए, और ये भी हो सकता है ये 8 और 10 हो जाए और साइंस टेक बढ़ जाए। लेकिन क्या ये सिलेबस में है या नहीं? अगर सिलेबस में है, आप ये छोड़ दीजिए कि किससे कितने क्वेश्चन आएंगे, हमें तो पूरी मेहनत करनी है, हमें सिलेबस को पकड़ना है, और उसके हिसाब से अगर हम मेहनत करें तो क्यों 50+ स्कोर नहीं किया जा सकता, इस बात को देखिए। तो मेरा पहला पॉइंट बड़ा आप सबसे कहना है कि सिलेबस को ध्यान से देखिए, अच्छे से पढ़िए, और इसके लिए जो सूत्र है, फार्मूला है आपकी सफलता का, वो है मिनिमम रिसोर्स और मैक्सिमम रिवीजन। याद रखिएगा, रिसोर्स कम होना चाहिए और रिवीजन बार बार होना चाहिए। यह नए पुराने दोनों के लिए है। होता क्या है कि जैसे जैसे ऑनलाइन और बहुत सारे मैटर बढ़ते जा रहे हैं, एडुटेक के आने के बाद खासकर ऑप्शंस बहुत हो रहे हैं, और याद रखिएगा जितना विकल्प होगा उतना कंफ्यूजन होगा, उतना रिसर्च बेस कम होता है। आप एक ऑथेंटिक बुक रखिए, एक ऑथेंटिक रिसोर्स रखिए,
और बार बार उसी को रिवाइज कीजिए। जो मैंने हिंदी माध्यम में सबसे बड़ी कमी पाई है, उसके पास उल्टा है, उसके पास रिसोर्स मैक्सिमम है और रिवीजन मिनिमम है। ऑब्वियसली नहीं सफल हो पाएंगे। यूपीएससी का बहुत सिंपल सूत्र है, एक किताब को 5 बार पढ़िए, यू विल सक्सीड। लेकिन 5 किताब को अगर एक बार पढ़ा, यू नेवर बी। तो हमें याद रखना है सबसे पहले, क्योंकि यह हो सकता है मैंने कहा कि सिलेबस पूरा पढ़े, सर सब कहते हैं, ये तो बेसिक बात है। इस वीडियो में आपने कहा कि मैं कुछ बहुत बेहतरीन बताने जा रहा हूं, इसमें नया क्या है? नया यह है कि जो अप्रोच है उसमें सुधार लाइए। किताबें पुरानी हैं, बातें पुरानी हैं, लेकिन आपकी जिद, आपकी ऊर्जा नई होनी चाहिए। और उसके लिए क्या है? तो उसके लिए मान लीजिए पॉलिटी की बात करें, पॉलिटी बड़ी साफ है। एवरीवन रिकमेंड एम लक्ष्मीकांत सर। आप लक्ष्मीकांत पढ़िए, अगर आपको उसको, लेकिन उसको बार बार पढ़िए। उसमें कई चीजें ऐसी हैं जो केवल एक बार पढ़ने से आप आउटपुट नहीं दे पाएंगे। और साथ में एनसीईआरटी रख लीजिए, ये बहुत है। इसके अलावा केवल करंट पे ध्यान दीजिए। हो क्या रहा है, हम एक जगह स्टक्ड हो जा रहे हैं और थोड़ा सा नया कोई फैक्ट आ रहा है तो हम दूसरी किताब की ओर चले जा रहे हैं, दूसरी रिसोर्स की ओर चले जा रहे हैं, दूसरे नोट्स की ओर चले जा रहे हैं। इससे होगा क्या कि हमारा फोकस, हमारा आउटपुट बढ़ जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हमारा स्टैटिक पार्ट है, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन सब में मैं आप सबसे कह रहा हूं, एक स्टैंडर्ड बुक रखिए। एनसीईआरटी मस्ट है, अभी मैं दिखाऊंगा। उस एनसीईआरटी के साथ जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा, पिछले 5 सालों में 10+ क्वेश्चन सीधे सीधे एनसीईआरटी से आ रहे हैं, और जो किसी किताब में नहीं दिए गए। ये बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट से हैं, और वो चाहे इकोनॉमी की बात हो, ज्योग्राफी की बात हो, हिस्ट्री की बात हो, सब में ऐसा हो रहा है। तो यहां पर मैं आपको सबसे कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है? पहला, एक स्टैंडर्ड बुक। अगर आप कोचिंग कर चुके हैं, कोचिंग का नोट्स रखिए, एक स्टैंडर्ड बुक रखिए, और एनसीईआरटी स्टैटिक पार्ट में मस्ट है। इससे अलावा मत रखिए और रिसोर्सेज को। मैं इस एग्जाम्पल को इसलिए दिखा रहा हूं, मैंने कहा ना, जो भी बात होगी ऑथेंटिक होगी। इस साल 2025 के कुछ क्वेश्चन हमारी टीम ने दिए, और 2025 में एक क्वेश्चन आया, इजी भी है, और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए दिया, उसने अर्घट्टा के बारे में, अर्घट के बारे में पूछा। अब ये अर्घट के बारे में ठीक है, स्टैंडर्ड बुक में भी दिया होगा, बेसिक है, लेकिन आपको आश्चर्य होगा, ये जो हमारा अतीत एनसीईआरटी है क्लास 7th की, ये उसमें से एकदम एग्जैक्ट फोटो बनाकर और ऐसी ही लाइन में लिखा हुआ है। आप कहीं पे भी भूल करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी को अगर ध्यान से देखें, चूंकि हिस्ट्री का एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसका मतलब यह है कि अगर इस चीज को देखें तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, इसको देखे जाने की जरूरत है। और ये केवल एनसीईआरटी में बड़ा स्पष्ट दिया हुआ है। तो ये लगेगा कि सर, ये तो हमने केसी श्रीवास्तव या फिर और भी जो हिस्ट्री की ऐसी गाइड है उसमें मिला है, कोचिंग वाले पढ़ाते हैं, लेकिन जितना स्पष्ट जो लाइन लिखी है वहीं से क्वेश्चन यहां बनाया हुआ है। देयर इज नो कंफ्यूजन, इसलिए एनसीईआरटी मस्ट है। इसके साथ साथ अगर हम कुछ और क्वेश्चन की बात करें जो एनसीईआरटी से सीधे पूछे गए हैं, और जिसको मैं चाहता हूं कि क्यों ट्रेंड जरूरी है, इसको देखिए। क्योंकि आप सबको लगेगा कि भाई वो क्वेश्चन तो ठीक है, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कहता है, पूंजीगत प्राप्तियां देयता का सृजन करती हैं, सरकार की परिसंपत्तियों में कमी लाती है। इकोनॉमी पढ़ने से थोड़ा हिंदी माध्यम वाला वैसे भी घबराता है, लेकिन बेटा बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है, और मैं जो घोषणा करूंगा इस वीडियो के अंतिम में, वो ध्यान से सुनिएगा। उधार ग्रहण और विनिवेश पूंजीगत प्राप्तियां हैं, जिसे हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ऋणों पर प्राप्त ब्याज सरकार की देयता का सृजन करता है, लायबिलिटी का सृजन करता है। बहुत सारी बातें, मैं आंसर नहीं बताने जा रहा हूं। ये तो निर्माण आयोग जिसने ये पेपर हुआ होगा, आप जाके देखेंगे वीडियो में खूब अच्छा एक्सप्लेनेशन है, शिशिर सिन्हा सर ने किया था। ये जरा इसके बाद का जादू देखिए जो मैं एनसीईआरटी बताना चाहता हूं। ये देखिए, ये एकदम गवर्नमेंट बजट ऐसे नाम से लिखा हुआ है, और यहां पर बहुत क्लियर कट है कि कहां पे कैसे कैपिटल बजट है, कैसे रेवेन्यू बजट है। और इन 3-4 लाइनों में जब वो पीएसयू डिसइन्वेस्टमेंट की बात करता है, दूसरा स्टेटमेंट यहां से दिख जाता है।
ऑल दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट लाइबिलिटी आर रिड्यूस्ड फाइनेंशियल एसेट्स, ये लाइन से बना दिया उसने। तीसरा कमेंट, कैपिटल रिसिप्ट्स जब आप यहां पढ़ेंगे यहां से मिल जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो क्वेश्चन हम अचानक उस समय यूपीएससी एग्जामिनेशन हॉल में देखते हैं, टफ लगता है, वो सारी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी की बातें एनसीईआरटी में दी हुई हैं। और मेरा फिर आप सबसे कहना है कि एनसीईआरटी कम से कम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स ही जरूर पढ़ें। ज्योग्राफी के बारे में तो इतना कहा जाता है कि मैप अगर हटा दें तो एनसीईआरटी 6 से 12 पढ़ने के बाद ज्योग्राफी में कोई स्टैंडर्ड बुक ना भी पढ़े तो चल जाएगा, अगर आपने कोचिंग का नोट साथ में रखा है। इकोनॉमी ऑब्वियसली एक स्टैंडर्ड बुक और 11th वाली एनसीईआरटी रखिए। इसी तरह हिस्ट्री आप 6 से 8 एक बार देख लीजिए और 9 to 12 पढ़ लीजिए। ये कुछ ऐसी बातें हैं जो देखने में लगता है हर आदमी बोलता है, ये मैं कोई नई बात नहीं बता रहा हूं, ये निर्माण कोई नई बात नहीं बता रहा है, लेकिन ये किया नहीं जाता। लेकिन अब कीजिए, ये प्रमाण है। इस क्वेश्चन को अगर आप बिना समझे और केवल अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप करने गए तो नहीं होगा। ये केवल आपकी कॉन्सेप्चुअल बहुत सिंपल क्लियरिटी से है। सच्चाई ये है कि ये मेयर एक छोटा स्मार्ट नॉलेज अगर आप रखते हैं तो ये क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसलिए जो क्वेश्चन का पैटर्न है, पहला मैं सबसे कहना चाहूंगा नए पुराने बच्चों और हिंदी या इंग्लिश मीडियम कोई भी, कि आपके अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, आपका स्टैटिक पार्ट जो मैंने अभी नाम लिया, स्टैटिक पार्ट अगर क्लियर है ना, तो आप मान के चलिए कि अबाउट 40 की रेस में तो आप तुरंत आ जाते हैं। 40 क्वेश्चन हर साल स्टैटिक पार्ट से होगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इवन एनवायरमेंट, इकोलॉजी का कॉन्सेप्ट। लेकिन वहां सब आउटपुट निकल पाए, यह ऐसा संभव नहीं हो सकता है। उसमें 3 स्टेटमेंट का क्वेश्चन बना दे, 2 तो उसमें कॉन्सेप्चुअल और जो आपने किताबें पढ़ी उससे हो, एक करंट अपडेट से जोड़ दिया। तो कॉन्सेप्चुअल जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और आपको ये बहुत हद तक प्री क्वालिफाई के पास तक ला देगा। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, नया क्या पढ़ें सर, करंट कैसे पढ़ें। बेटा, जो शुरुआत कर रहे हैं नए एस्पिरेंट, सबके लिए कहना है सबसे पहले स्टैटिक पार्ट को मिनिमम रिसोर्स मैक्सिमम रिवीजन फार्मूला से चलो। एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड बुक रखो, बार बार रिवाइज करो, और रिवाइज करने के बाद जब इस तरह के क्वेश्चन होने लगेंगे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और यहीं पर एक सोल्यूशन आएगा जो मैं बाद में भी कहूंगा। पीवाईक्यू सॉल्व कीजिए और टेस्ट सीरीज दीजिए, और इसमें क्या निष्कर्ष होगा वो बाद में साइकोलॉजिकल। तो 3 चीजें हुई। पहला, आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई एनसीईआरटी स्टैंडर्ड बुक से बार बार पढ़ना है। बार बार पढ़ने के बाद अपने आप को देखिए नॉलेज में कितनी क्लियरिटी हुई आपको। दूसरे नंबर पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर सॉल्व कीजिए, और तीसरा टेस्ट सीरीज एकदम। अब नवंबर से आप लोग जब तैयारी मई के लिए कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज जरूर से जरूर कीजिए। किस तरीके से, ये बाद में देखते हैं। इसी तरह कुछ क्वेश्चन, तो पहला हुआ, जो पहला क्वेश्चन का पैटर्न है अगर देखा जाए तो एक चीज तय है कि स्टैटिक पार्ट से है, जो किताबों में है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी से जुड़ा हुआ है, जिसे नॉलेज कहा जा सकता है, ये सब आपको गेन करना है। ये कोचिंग के नोट से, टीचर से, एक किताब से, एनसीईआरटी से आ सकता है, पर इससे आपका प्री क्वालिफाई हो जाए नहीं हो सकता। ये आपको पुश देगा, आपको रेस में ले आएगा। और यहीं पर पहला, लेकिन पहला काम आप सबको यही करना है, नए वाले जो पढ़ रहे हैं वो लगातार अब रिवीजन और उसी बुक पर स्टक्ड रहें, बार बार पढ़ें। और दूसरा मैंने कहा, जो पुराने बच्चे हैं, जो 3-4 साल से पढ़ रहे हैं, जो कंफर्टेबल हैं कि उन्हें आता है लेकिन प्री नहीं निकल रहा है, उसके लिए मैं दूसरी जगह जाता हूं। अब आता है दूसरा पैटर्न, जो आपकी इंफॉर्मेशन को करंट से जोड़ता है। करंट और आजकल के क्वेश्चन अप्लाइड होते जा रहे हैं। मतलब यूपीएससी ने मेंस और इंटरव्यू में तो शुरू से ही अप्लाइड था। हम लोग जब इंटरव्यू दे रहे थे तो भी अप्लाइड क्वेश्चन पूछता था, क्योंकि वो व्यक्तित्व का परीक्षण है। यूपीएससी ने एक बदलाव जरूर किया है 2011 के बाद, कि पीटी और मेंस के क्वेश्चन भी ऑब्जर्वेशन बेस्ड, आपकी समाज में क्या चल रहा है,
आपके आसपास क्या चल रहा है, आप जिस जगह रहते हैं आप कौन सी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे आपको फायदा क्या है, नुकसान क्या है, इस तरह की बातें पूछना शुरू किया है। तो अप्लाइड और ऑब्जर्व करंट के क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। और जब ये क्वेश्चन कौन करेगा, ऑब्वियसली जो थोड़ा प्रेजेंट ऑफ माइंड को खुला रखेगा, उसको देखते रहना चाहिए कि न्यूज क्या है, हमारे आसपास क्या हो रहा है, और इससे किस तरह के एस्पेक्ट पूछे जा सकते हैं। और इसके लिए जो एग्जाम्पल है जो हमारी टीम ने निकाला, आप देखिए, यूएवी पे क्वेश्चन दिया है। अब देखो, जो अनमैन्ड एरो व्हीकल्स है, अब इसके बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कई तरह के। मैंने बोला नहीं, ये तो क्वेश्चन आंसर सेशन है, नहीं एक्सप्लेनेशन तो ऑलरेडी दिया जा चुका है। यूएवी कौन नहीं जानता, लगातार चर्चा में है। आपके प्रधानमंत्री ने भी ड्रोन को, एक उदाहरण ले अगर यूएवी का, तो ड्रोन हुआ, और उन्होंने तो ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट दिया है, खेती में ड्रोन का इस्तेमाल। इंडिया को अगर आगे बढ़ना है तो किसान को आगे बढ़ना होगा, खेती को आगे बढ़ना होगा, और उसमें ड्रोन लाए। और ऐसे में ये यूएवी के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए। ऑब्वियसली किताब में नहीं मिलेगा, नई टेक्नोलॉजी है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, हमारी इमर्जिंग पॉलिसी है, ऐसे में फिर कहां मिलेगा। और इसके लिए देखिए यहीं पर, व्हाट आर द डिफरेंट रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ यूजिंग यूएवीज, ये हिंदू में उसी समय लेख आया था। और आप देखिए, ये 20 मार्च 2025 का न्यूज़पेपर है, 2025 में ये आता है, और मई 2025 के प्री में ये क्वेश्चन आ जाता है। व्हेन यू रीड दिस आर्टिकल यू विल गेट ऑल 3 डायमेंशन ऑफ दिस। ये तीनों जो क्वेश्चन बने हैं इस आर्टिकल में थे। इसीलिए अगर आप गूगल भी करेंगे इस क्वेश्चन को, तो तुरंत वो द हिंदू के पेज पे ले जाएगा। और यहीं पर हिंदी माध्यम का विद्यार्थी थोड़ा ठगा महसूस करता है। हम इसे कैसे करेंगे अभी देखते हैं। तो एक एग्जांपल, खासकर साइंस टेक, एनवायरमेंट, इकोलॉजी के क्वेश्चन में ये बहुत दिखता है। एक क्वेश्चन और देखिए, इसने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में पूछा। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ऑब्वियसली साइंस टेक में पढ़ाया जाता है, ये कोई बहुत नई रिसर्च नहीं है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो आप कहिए कि 90 के डेकेड के बाद से शुरू हो गया, 1990 के बाद से। लेकिन ये क्वेश्चन जो पूछा, और निपा अगर आपको दिख रहा होगा तो आपको याद होगा, निपा वायरस से सारे परेशान थे। और देखिए किस तरह द हिंदू के आर्टिकल देखिए जरा, 4 मई को, 13 जुलाई को, 28 सितंबर को लगातार दे रहा है, लैब क्रिएटेड एंटीबॉडी इफेक्टिव इन प्रिवेंटिंग। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के लिए है। निपाह मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में देखिए, बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा था। ये एक तरह से बड़ा गेस और पॉसिबल और प्रोबेबिलिटी इसकी मैक्सिमाइज थी कि क्वेश्चन पूछेगा। तरीका क्या होगा, ऑब्वियसली ये किताबों की बजाय, बहुत सारी रिसोर्स की बजाय, ये पेपर बेस्ड, करंट बेस्ड क्वेश्चन था। तो ऐसे में एक तरफ ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिन्हें लेकर हमें सावधान रहना है। और यहां पर मैं कहूंगा ये नए पुराने दोनों के लिए है। नया वाला तो कंफ्यूज शुरू से रहता है, लेकिन पुराने वाले अपनी पढ़ाई को, जो बार बार लक्ष्मीकांत उनको पेज नंबर वो बता देंगे, सर 120 पेज पर तीसरे पैरे में ये लिखा है। क्योंकि हिंदी वाला मेहनती बहुत होता है, लेकिन केवल मेहनत करने वाला ही अगर दुनिया चलाता तो क्या बात थी। मेहनत करने वाला लेबर बन के रह जाता है, और जिसके पास आइडिया होता है वही विश्व चलाता है। कैपिटलिज्म तो आप जान ही रहे हैं, इसमें यही है, जो आइडिया रूल्स द वर्ल्ड, स्मार्टनेस रूल द वर्ल्ड। स्मार्ट स्टडी करनी है, ना कि केवल हार्ड वर्क करना है। ऐसे में 30 से 40 क्वेश्चन मैंने कहा आपको फिक्स मिलते हैं, लेकिन रिजल्ट निकलवाते हैं आपको करंट, अप्लाइड और ऑब्जर्वेशन के क्वेश्चंस। इस पे हमें ध्यान देना है। ये जो क्वेश्चन है आपको मेरिट में इन या आउट कराते हैं, और यही समस्या सबसे ज्यादा है हिंदी माध्यम की। ऐसे में अब फिर कहेंगे कि सर वो तो बहुत सारी, हर कोचिंग अपना करंट की क्लास देती है, बहुत सारी वेबसाइट है उससे देखते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ें। इसका सोल्यूशन क्या है, वो भी मैंने कहा सोल्यूशन सब एंड में। तीसरा एस्पेक्ट देखिए, 10 क्वेश्चन लगभग ऐसे होते हैं जो गिफ्ट होते हैं, लॉलीपॉप होते हैं। और इस 10 क्वेश्चन को गलती करने वाला कभी पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये यूपीएससी है। देखिए रेस अगर है, घोड़े ही जीतेंगे, गधों की जीतने की ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है कि कोई भी आए और तुक्का मार के जीत जाए। तो दिस रेस इज नॉट फॉर गधा, घोड़ों के लिए घोड़ा तो बनना पड़ेगा।
इस बात को आप जैसे भी लें, और बहुत ही मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि इतनी पढ़ाई तो करनी पड़ेगी कि भीड़ से आप गधों से अलग होके घोड़े बन जाए। अभी हम कहिए सर जानवर बना रहे हैं, वैसे भी एनिमल हिट थी। खैर, अब जब आप आएंगे यहां, तो यहां पर आपको यह करना है, जो तीसरा एस्पेक्ट जो मैंने कहा कि कुछ क्वेश्चन तो यूपीएससी जो है आपको गिफ्ट करती है, अगर आप वहां भी गलती कर जाएं तो आप खुद सोचिए कि आपको पास होने का हक है। मेरे ख्याल से तो नहीं है। कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए यही चला गया, क्या क्वेश्चन है यार, तीर्थयात्री फाहियान चीनी यात्री किसके कार्यकाल में आया? अरे सच काइंड ऑफ क्वेश्चन ये यूपीएससी ने क्यों दिया? क्योंकि वो तब भी एक बैलेंस लेके चलता है। यूपीएससी का टेस्ट बड़ा अलग है, किसी कोचिंग की टेस्ट सीरीज कोई भी ऐसे टच नहीं कर सकता, इसका एसेंस ही अलग है। हां, लेकिन कोचिंग अगर बेहतर तरीके से बनाए, आपको उस अप्लाइड ऑब्जर्वेशन और कॉन्सेप्चुअल नॉलेज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे दे सकती है। अब ये क्वेश्चन ये एसएससी या किसी तरह के कहिए क्लास 7th 8th का लड़का भी वो भी कर लेगा, एस्पिरेंट जो है, चाहे वो फाहियान हो, चाहे वो वेन सॉन्ग हो, चाहे वो इत्सिंग हो, वो सारी चीजें आपको पता है। अब क्या इसमें कुछ कहा जाए? अब इस क्वेश्चन में लेकिन ह्यूमन एरर, एक होता है ब्लंडर, इनमें ना ब्लंडर की जगह है ना ह्यूमन एरर की जगह है। और बेटा मैं कहूंगा हर साल पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ऐसे 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसे हम जरूर करने चाहिए। ये हो सकता है किसी साल 10 से घट के 8 हो जाए, लेकिन इतना क्वेश्चन जरूर होगा। इसका मतलब बड़ा साफ है कि अबाउट 50 क्वेश्चन, जो 40 स्टैटिक से मैंने कहा था अच्छी पढ़ाई से, नॉलेज से हो जाएगा, 10 बेसिक पढ़ाई से हो जाएगा जो हर बच्चा करेगा। अब इस 50 में आपको 30 लाना ही होगा। 10 में 8 यहां होना चाहिए, 10 में 10 होना चाहिए। इस 40 में आप बहुत कई, चूंकि वो ट्विस्टेड होंगे, उसमें करंट अपडेट से जोड़ देगा, केवल वो सिंपल सी लाइन नहीं पूछेगा। तो यहां पर भी अगर हमने यहां 10 किया और यहां पर हमने 20 प्लस क्वेश्चन कर दिए, तो हम 30-35 की रेंज में आ गए। अब आता है असली लड़ाई अगले 15 क्वेश्चन की, क्योंकि असली लड़ाई, असली जीत तो यहीं छुपी है, और वो है ऑब्जर्वेशन करंट वाले क्वेश्चन में। ऐसे ही आप देखिए हर साल वैसे एक क्वेश्चन को लेते हैं। अब इस क्वेश्चन में जिसने भी करंट का थोड़ी भी ध्यान दिया होता, ये जरूर पढ़ता। पूछता है नाटो में से कौन सा देश, हाउ मेनी, इनमें से कितने देश, जो नाम दिया है पूछा है कौन से नाटो के मेंबर। आप जानते हैं कि नाटो लगातार चर्चा में है, खासकर एक तो रूस यूक्रेन युद्ध के कारण। यूक्रेन नाटो का सदस्य बनना चाहता था, रशिया ने कहा कि भाई ये तो फिर हमारे पास बफर स्टेट खत्म हो जाएगा, नाटो हमारी बाउंड्री पे आ जाएगा, उसकी नाक की बात, और ये लड़ाई चल रही है, सबको पता है। दूसरा, आप सबको याद होगा स्वीडन 2023-24 में सदस्य बन गया। 24 में जब स्वीडन सदस्य बन गया, तो कुल मिलाकर नाटो के अब मेंबर 32 हो गए, 32 हो गए। फिनलैंड बना, फिर स्वीडन बना। 32 मेंबर होने से ये करंट में था, क्वेश्चन आना था। अब लेकिन इसने क्या पूछा, कौन दो बने या नहीं, इसने कुछ नाम दे दिया। और क्या छोटा सा, और इस क्वेश्चन में करंट के साथ साथ, चूंकि स्वीडन बना, स्वीडन बनते ये तो है ही है, पूछा कौन नहीं होगा। अगर आप थोड़ा भी ऑब्जर्वेशन, थोड़ी भी बातें आईआर में जानते हैं, यहां ज्यादा दिख रहा होगा, यही दिखते हैं। आप जानते हैं सर्बिया और कोसोवो को लेकर कुछ देशों ने कोसोवो को स्वतंत्र राष्ट्र बनने की बात की। सर्बिया के अंदर कोसोवो, सर्बिया कहता नहीं हम इसे मान्यता नहीं देंगे। रूस पूरा सर्बिया के साथ है। अगर आपने हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी, ये वही सर्बिया है जहां से बाल्कनाइजेशन और तेजी से शुरू हुआ। जब ऑटोमन साम्राज्य था, ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध सर्बिया ने आंदोलन करके सर्वस्लाव आंदोलन चलाया, स्वतंत्र देश बन गया, जिसे रशिया का समर्थन था। आज कोसोवो और सर्बिया के बीच संघर्ष है। कोसोवो के कारण पश्चिमी देश इसे मान्यता देते हैं कि यह स्वतंत्र है, लेकिन सर्बिया और बाकी रशिया के देश इसे मान्यता नहीं देते। और इसी लड़ाई झगड़े के कारण सर्बिया को मान्यता कैसे दी जा सकती है, क्योंकि नाटो माने अमेरिका और पश्चिमी गुट का प्रभुत्व। और एक चीज, ऑस्ट्रिया, आप सबको पता होना चाहिए, ऑस्ट्रिया वो देश है जहां आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी और संस्थाएं हैं बहुत सारी। ये तटस्थ देश है, ये न्यूट्रल है। इसने अपने आप को यूएन में तटस्थ देश के रूप में किसी भी सामरिक गठबंधन में शामिल नहीं होगा। और नाटो तो सामरिक गठबंधन, तो दो बड़े ही आराम से एलिमिनेट किए जा सकते थे। आपको यह पता भले ना हो बाकी सबके बारे में, लेकिन यह नाटो इतनी चर्चा में था,
क्रोएशिया कब शामिल हुआ, बुल्गारिया, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, क्योंकि पहले पश्चिमी यूरोपीय देश नाटो में आए, बाद में 2004 आते आते पूर्वी यूरोप के देश भी शामिल हो गए, और अब तो रशिया के बगल में आप देखिए यूक्रेन भी जा रहा है। तो ये दो हट गए, इसका मतलब जो बचे 6 में से, इसका मतलब इसमें से आंसर 4 देश इसमें नाटो के सदस्य। ये तो एलिमिनेशन, मैं इसको भी बोल रहा हूं आंसर नहीं कराना है, ये इसलिए कि न्यूज में था, ऑब्जर्वेशन होना चाहिए। और अगर आपने यहां गलती, इस क्वेश्चन में गलती की, तो ये ना तो यूपीएससी की गलती है, ना किसी आपके ही कोचिंग की गलती है, ये हमारी गलती है कि हम अपने आप को ईमानदारी से सीरियस एस्पिरेंट माने। जब नाटो है तो उसके जितने डायमेंशन उस तरीके से पढ़ें कि अब कोई भी क्वेश्चन आए उसे हम करने की स्थिति में रहेंगे। अब इन सब के बाद जो क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन और एक तो बातें जो हमें सोचनी है, तीसरा पैटर्न है, और वो तीसरा पैटर्न जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जिसे हमें जानना चाहिए और जिसके कारण हमारा सिलेक्शन सुधर सकता है, जिससे हम अपने सिलेक्शन को एक तरह से डिफाइन कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो है आपको थोड़ी टेक्निकलिटी, स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल, सिंपल स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल। क्या है? एक क्वेश्चन आया डायरेक्ट एयर कैप्चर से, डायरेक्ट एयर कैप्चर के बारे में नई टेक्नोलॉजी, और उसने कुछ क्वेश्चन दिए कि भाई इससे कार्बन प्रच्छादन की विधि के रूप में लाया जा सकता है, प्लास्टिक उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण में हो सकता है, विमानन में हो सकता है, और न्यून कार्बन ईंधन जनन हेतु हाइड्रोजन में मिलाने के लिए कार्बन का स्रोत हो सकता है। अब यहां पर खासकर ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है, खासकर साइंस टेक और एनवायरमेंट इकोलॉजी में, जो किताब में मिलेंगे ही नहीं, और हो सकता है वो टीचर भी ना पढ़ाए आपको क्लास में, क्योंकि ये टोटली रिसर्च R&D चल रही है। नेचर पत्रिका, जो लंदन की सबसे बेहतरीन R&D मैगजीन मानी जाती है, उसमें आया होगा, कुछ इंपॉर्टेंट साइंस के वेबसाइट पे आए होंगे। लेकिन ऐसे में जो टेक्निक्स हैं, स्मार्ट, यही तो स्मार्ट कह रहा हूं, स्मार्ट टेक्निक्स में ये बातें आपको सीखनी पड़ेंगी कि यहां वाइज गेस क्या करें। एक होता वाइल्ड गेस, वाइल्ड गेस नहीं चलता कि आपने तुक्का मार दिया और गलती करके चले आए, लेकिन वाइज गेस हमेशा लेना चाहिए, तभी तो स्मार्ट है, तभी तो ह्यूमन है। और यहां पर इस तरह के क्वेश्चन में आप देखेंगे, टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे कि किसी एक से मदद हम 3 जगहों पर किस तरह ले सकते हैं। और जब अगर आपने एयर कैप्चर पढ़ा होगा, और एयर कैप्चर के बाद देखिए सब में कार्बन की इंपॉर्टेंस को लिया है, तो तीनों की तीनों बातों में जब इस्तेमाल होता है तो हमें गेस ले सकते हैं कि इसके सारे ऑप्शन सही हैं। इसके लिए मैंने कहा खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्वेश्चन में, R&D बेस्ड क्वेश्चन में, हम किसी में कहें जैसे इन्वायरमेंट इकोलॉजी में, टेक्नोलॉजी में, ऐसे में बहुत इस्तेमाल होगा। और हर साल क्वेश्चन आ रहा है, आप देखेंगे हम 4 से 5 प्रश्न कुछ ऐसे कर सकते हैं जो केवल स्मार्ट टेक्निक से हो। और स्मार्ट टेक्निक्स अगर आपने अप्लाई की तो मान के चलिए तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बोला ना कि अब तो रेस शुरू होती है, पहले तो फिल्टर करना है भीड़ से, क्योंकि पीटी तो एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग में पहले उन लोगों को जो केवल पढ़े जा रहे हैं उनको बाहर किया जाता है। हमें स्मार्ट, हमें ऐसा एस्पिरेंट चाहिए जो बदलती परिस्थितियों में अपने आप को एक तरह से फ्लेक्सिबल बनाए, अडॉप्ट करे उन परिस्थितियों को, और उसमें बेहतर परफॉर्म करे। तो आप निचोड़ देखिए, इसका मतलब आज अगर हमें क्वालिफाई करना है तो पहला चीज चाहिए नॉलेज। ये नए पुराने दोनों को चाहिए। नॉलेज कैसे होगा? बहुत साफ का, मैं केवल प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, सॉल्यूशन बता रहा हूं साथ में। नॉलेज के लिए क्या होगा? मिनिमम रिसोर्स, मैक्सिमम रिवीजन, एक स्टैंडर्ड बुक प्लस नोट्स प्लस आपका एनसीईआरटी जो बता दिया। दूसरे नंबर पे अब यहां सहयोग होता है रियल मेंटरशिप का। दूसरे नंबर पे जो हमें चीज चाहिए, जो मैंने कहा, जो इंफॉर्मेशन बेस्ड है, करेंट बेस्ड है, और इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदी न्यूज़पेपर की अपनी लिमिटेशंस है। और यहां पर हम 2 न्यूज़पेपर को जरूर अप्लाई करें, वो है द हिंदू और दूसरा है इंडियन एक्सप्रेस। चूंकि
यहीं से मैंने बोला ना, क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट जब गूगल करेंगे इस साइट पे लेके चला जाएगा। समस्या यह है कि हम ये पढ़ें कैसे। एक तो हिंदी माध्यम वालों की इंग्लिश में बहुत दिक्कत है, और द हिंदू की लैंग्वेज अपने आप में टफ मानी जाती है, और वो है भी। और इसी के लिए फिर जरूरी है इस सेशन को हम क्यों लेकर आए। और तीसरा है बेटा, जिसमें हम एक बात और कहेंगे, इस करंट में हमारी टीम आपसे ऑब्जर्वेशन और अप्लाइड क्वेश्चन पर भी चर्चा करेगी, यहां मैं उसको भी शामिल कर लेता हूं। और तीसरा है, नॉट लास्ट बट नॉट द लिस्ट, वो है आपकी स्मार्ट टेक्निक। स्मार्ट तो बनना ही होगा, और इस स्मार्ट टेक्निक में कैसे एलिमिनेशन करना है, कैसे क्वेश्चन को ना आते हुए भी टिक करना है, ये सीखना पड़ेगा। दिस लर्निंग इज मस्ट। याद रखिए, हो सकता है कहा जाए अब वो नहीं है ऐसा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें पूछता है 4 सही है, 3 सही है, 2 सही है, सब पता होगा तब कर पाओगे, नहीं। इन स्पाइट ऑफ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन हम एलिमिनेट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह नहीं। किस तरह के क्वेश्चन में, इस बात को हमें सीखना होगा। ये 3 चीजें हैं, और जैसा मैंने कहा कि लगभग 40 क्वेश्चन इससे होंगे। 40 क्वेश्चन में 30 क्वेश्चन डायरेक्ट होंगे, 10 क्वेश्चन प्लस माइनस करके होगा, कुछ जोड़ के होगा। तो 30 में आप कितना करते हैं ध्यान रखिए। करंट के क्वेश्चन तो मैक्सिमाइज होते जा रहे हैं। 35 से 40 क्वेश्चन, तो 40 यहां हो गया, 30 क्वेश्चन में बहुत मिनिमाइज भी करूं तो करंट के इतने क्वेश्चन तो हो ही रहे हैं, 30 क्वेश्चन। और उसके बाद जो अलग क्वेश्चन है, मतलब इनको मिलाकर ही टेक्निक से हम 10 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो अप्लाइड और ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, इससे अगर हम देखें तो 20 क्वेश्चन है। तो 40, 73, 10, 80 और 20, 100 क्वेश्चन अगर इस तरह से आ रहे हैं, हम पहले तो कैटेगराइज करें। कैटेगराइज करने के बाद तीनों के लिए हम कैसे काम करेंगे, तो एक तरफ तो पहला वाला तो बड़ा क्लियर है 40 के लिए, स्टैटिक पार्ट प्लस ऑब्वियसली एनसीईआरटी और किताबें, नॉलेज बेस्ड जो है। करंट को केवल करंट के नजरिए से 30 क्वेश्चन वहां आएंगे, लेकिन ऑब्जर्वेशन और अप्लाइड क्वेश्चन जो हमारे साथ चल रहा है, जो दुनिया में उपयोगी सिद्ध हो रहा है, उसको मिलाकर 20 क्वेश्चन ये और होते हैं, जो ये दोनों से जुड़ते हैं, जिसमें नॉलेज भी होगा और जिसमें करंट भी होगा। दोनों को मिला देता है, दोनों को मिलाकर क्वेश्चन बनाता है, इसलिए कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। क्लियरिटी यहां और चाहिए। और 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो स्मार्ट टेक्निक से किया जा सकता है। 100 क्वेश्चन में याद रखिए, 100 कोई कर ही नहीं सकता। 100 में 100 करने वाला पीटी फेल ही होना चाहिए, और वो होगा, क्योंकि वो स्मार्ट एस्पिरेंट नहीं है। हमारा लक्ष्य, आप देखिए, हमें 100 नंबर पाना है आउट ऑफ 200। और अगर इतना पाना है तो किन क्वेश्चन को, क्योंकि निगेटिव मार्किंग है वो भी 1/3, यह आसान नहीं है। यूपीएससी इज सिंपल एग्जाम बट नॉट इजी, क्योंकि दुनिया में सबसे कठिन काम सिंपल होना है। सिंपल इज नॉट इजी। तो यहां पर सिंपल बनने के लिए पहले अपने आप को, अपने मटेरियल को, अपनी पढ़ाई को एक रोड मैप बनाओ। रोड मैप बनाने के बाद अब इस तरह की चीजों में हम कैसे क्या करें, और अब मैं बताना चाहता हूं कि हम आपके साथ इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं और निर्माण आपके लिए क्या कर रहा है। बहुत समय से बच्चे जो ये बातें कर रहे हैं, इसके बाद हमारे कुछ बच्चे ऐसे थे जो निसंदेह, जिन्हें मैं रिजल्ट में देखना चाहता था, अनफॉर्चुनेटली वो पीटी क्वालिफाई करने से चूक गए। और इन चीजों को देखते हुए अभी जो हम लोगों ने टीम बनाई है, उसमें सबसे पहले आपके लिए एक टीम बनी है जिसमें यूपीएससी में क्वालिफाइड जो ऑलरेडी सिलेक्टेड लड़के हैं वो आपके साथ रहेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू दिया है, प्री क्वालिफाई करके मेंस लिखा है, मतलब जो कम से कम प्री निकालना जानते हैं और पिछले कई सालों से मेंटरिंग कर रहे हैं, और खासकर स्मार्ट टेक्निक और जो करंट वाला अप्रोच है वो वही देखेंगे। सेलेक्टेड लड़कों को मिलने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और साथ साथ वो स्मार्ट टेक्निक पर आपके साथ चर्चा करेंगे, आपके साथ आंसर राइटिंग पे चर्चा करेंगे। और जो हमारी आरएनडी टीम के हेड है संजय, वो आपको इस तरह से लेके चलेंगे कि करंट कैसे पढ़ना है, स्मार्ट टेक्निक का इस्तेमाल कैसे करना है, नॉलेज कैसे करना है। और साथ ही साथ हम जितने पुराने मेंटर्स हैं, जो
इसमें उपस्थित रहेंगे, मॉनिटरिंग हमारी रहेगी कि किसी भी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए जब मैं ये बात करता हूं तो क्या जरूरी है, सबसे पहले मैंने कहा कि ऑब्वियसली एक टीम बनी है जिसमें ऑलरेडी सेलेक्टेड लड़के हैं। जब आएंगे आप मिलिए, फोन से आप पूछ भी सकते हैं कौन कौन से लोग हैं। वो बच्चे हैं जिन्होंने इंटरव्यू तक पहुंचा, अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाए और मेंस कई बार लिखा। और पुराने जो सीनियर मेंटर्स हैं मेरे जैसे, वो भी पूरी तरह रहेंगे कि कोई चूक ना हो पाए। दूसरा, यही जो मैं कह रहा था, इन्होंने सब दिया है। एक तो कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, प्रैक्टिकल स्किल, स्मार्ट स्ट्रेटजी, ये सब एक जगह पर कैसे लाया जाए, और इसके लिए हम दो तरह की चीजें लेके आ रहे हैं। एक ऑब्वियस सी बात है, इतना बोलने पे भी, जो बच्चे टेस्ट सीरीज देना चाहें, हम यूपीएससी के लिए एकदम रियल, जिस तरह वो फील हो यूपीएससी का, उस तरह की 30 टेस्ट की टेस्ट सीरीज ला रहे हैं। 30 टेस्ट, 27 जीएस का और 3 सी सेट का। और मैं कहूंगा पहला टेस्ट सब लोग दे, सबके लिए निःशुल्क होगा, सी द क्वालिटी, और उसको कैसे करना है यह भी बताया जाएगा, क्योंकि इसके बाद मैं एक बात और कहूंगा तो एंड होगा। दूसरा, हम एक मेंटरशिप प्रोग्राम ला रहे हैं जिसकी बहुत दिनों से हमें बच्चे कह रहे हैं, और यह मेंटरशिप दो तरह का है। एक वो बच्चे जो सीधा प्री देना चाहते हैं इसी साल 2026 में, और केवल इसके लिए गाइडेंस चाहते हैं, तो ये नवंबर से ही शुरू हो जाएगी। आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से जुड़िए। आपके साथ पर्सनल पॉलिटी में अगर दिक्कत हो रही तो पॉलिटी के किस सेक्शन में दिक्कत हो रही है, फैक्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, करंट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, एक एक करके हमारे मेंटर सेलेक्टेड लड़कों और हमारी टीम से बात कीजिए, और मैं भी अवेलेबल रहूंगा, मुझसे बात कीजिए। दूसरा उन बच्चों के लिए है जो पीटी कई बार दे चुके हैं, उनको लगता है उन्होंने सिलेबस पढ़ लिया, वो एक तरह से पूरा अपना सिलेक्शन देखना चाहते हैं, तो वो भी नवंबर में शुरू होगा। लेकिन इनके लिए केवल 2 मंथ के लिए हम पीटी स्पेसिफिक बैच लाएंगे, क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम के तहत। लेकिन नवंबर से ही वो आंसर राइटिंग से हमसे जुड़ जाएं। फरवरी तक उनको हम प्री कम मेंस और मेंस पर्पज से ज्यादा लेके चलेंगे, और मार्च अप्रैल में उनके साथ केवल प्री के लिए एक एक चीज पे काम करेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे जो 1-2 मार्क्स से रह जाते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो अबाउट 5 से 7 क्वेश्चन से रह जाते हैं। तो 5 से 7 और 10 क्वेश्चन की गारंटी रहेगी प्रोग्राम में कि चाहे जैसी भी आपको जब भी कोई जरूरत हो, हम सब आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। तो मेंटरशिप नए बच्चों के लिए जो पहली बार या दूसरी बार बैठने जा रहे हैं, उनके लिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम लेकर चल रहे हैं। और जो बच्चे ऑलरेडी कई बार पढ़ चुके हैं, उन्हें स्टैटिक पढ़ने की उतनी जरूरत नहीं है, वो हमसे फाउंडेशन तरीके से, जिसमें आंसर राइटिंग, हमारी अप्रोच, प्रेजेंटेशन कैसे बेहतर करें आंसर राइटिंग का, और साथ ही साथ हम ऐसी पढ़ाई कैसे करें जिसमें स्टैटिक के साथ करंट और अप्लाइड भी आ जाए, उसकी चर्चा हम यहां करेंगे। तो इन पूरी टीम ने जो हम लोगों ने R&D करके इस मॉडल को विकसित किया है, जिसमें स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना है, जिसमें करंट इंफॉर्मेशन को इनकलकेट करना है, जिसमें हमें साथ ही साथ ऑब्जर्वेशंस को शामिल करना है, अप्लाइड क्वेश्चन को शामिल करना है, और सबसे बढ़कर जो सिलेबस की संपूर्णता है उसको कवर करना है। और बहुत बेहतरीन टेस्ट सीरीज डिजाइन हुई है। जब आप शेड्यूल देखेंगे कि किस तरीके से किस तरह का टेस्ट लिया जा रहा है, उसी से आप सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसके साथ पीडीएफ रहेगी जिसमें आपको टेस्ट का शेड्यूल मिल जाएगा। आप टेस्ट शेड्यूल लीजिए, और मैं फिर कह रहा हूं, पहला टेस्ट जरा दे के देखिए, और उसके बाद आंसर सॉल्यूशंस की बात कीजिए। जो मैं बात कह रहा हूं केवल बात है या वास्तव में आपके साथ काम होगा, इसको जरूर से जरूर देखिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि ऑनलाइन होते हुए भी ऑफलाइन जैसी फीलिंग हो। आप जो चीज चाहे पूछकर ऑफलाइन से, ऑनलाइन से तो पूछे ही। अगर आप दिल्ली में हैं, आप ऑफिस आकर आप एक एक करके मेंटर से मिल सकते हैं, अपनी बात पूछ सकते हैं, अपनी कंफ्यूजन को, अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। क्योंकि एक चीज जो बड़ी जरूरी है, क्योंकि आप देखिए जैसे इसने क्या किया, डेडिकेटेड रिवीजन क्लासेस एंड डाउट सेशन। हम मेंटरशिप में केवल आपको टेस्ट नहीं लेने जा रहे हैं, हम रिवीजन क्लासेस लेंगे। जो टॉपिक मान लीजिए आप जब शुरुआत करते हैं और आपने 5 दिन में पढ़ा, हम 1 दिन में वो टॉपिक रिवाइज कराएंगे और फिर आपका टेस्ट लेंगे, बड़ा ही साइंटिफिक तरीके से। केवल ये नहीं कि हमने टेस्ट दे दिया। जब इस वीडियो के बाद जब टेस्ट सीरीज लॉन्च होगी,
तो संजय सर पूरा प्रोग्राम लेकर आएंगे और आपको बताएंगे, सब लोग जुड़िएगा, कि हम किस तरीके से इसे लेने जा रहे हैं। हम रिवीजन जो छोटी क्लासेस हैं, रिवीजन क्लासेस स्मार्ट और डाउट सेशन कैसे लेंगे और फिर टेस्ट सीरीज से कैसे आप में से मैक्सिमाइज करेंगे आपके आउटपुट को, उस पर चर्चा करेंगे, उसको भी देखना होगा। उसके अलावा शार्ट नोट्स, डिसिप्लिन, प्लानिंग और अकाउंटेबिलिटी सिस्टम होगा, इंटरव्यू, ग्रूमिंग, सपोर्ट, आंसर राइटिंग तो होगी ही होगी। इन सबके साथ जो हमारे साथ अगर आप यहां आते हैं तो एक चीज तय है कि इस प्रोग्राम के तहत पीटी और 2026 के मेंस तक, ये तो मैं आपको एश्योर कर सकता हूं कि आप अभी भीड़ से, जो भीड़ का हिस्सा है, उससे अलग होने लगेंगे और आप में कॉन्फिडेंस जरूर होगा कि नहीं, अब मैं इस एग्जाम को निकाल सकता हूं। याद रखिए, टेस्ट की मैं एक जेनरिक बात बताऊं, चाहे वो पीवाई की हो चाहे टेस्ट सीरीज हो, टेस्ट सीरीज देने के बाद मैंने पुराने बच्चों में भी देखा कि केवल वो सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं कि मेरा कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ या कौन सा सही। ये नहीं चाहिए। एप्टीट्यूड अगर बदलना है, आपको यह देखना होगा बड़ा साइकोलॉजिकल तरीके से, चूंकि साइकोलॉजी ही तो बदलनी है, और यह देखना है कि ऑब्वियसली हमारे किस तरह के आंसर गलत हो रहे हैं, किस तरह के जो उसका टाइप क्या है, पैटर्न क्या है, उसमें हम मिस्टेक कर रहे हैं। दूसरी चीज, हमने जो आंसर मारा केवल वो मत देखिए, उसमें जितने ऑप्शन दिए गए हैं उस ऑप्शन को देखिए कि ऑप्शन क्यों गलत है, यह ऑप्शन क्यों सही है, तो आपकी एक तरह से पूरी पढ़ाई रिवाइज हो जाएगी। हम बड़ा ही टेस्ट सीरीज को केवल नंबर पाने का गेम ना समझें, टेस्ट सीरीज को हम आर्ट ऑफ लर्निंग समझें। किसी भी कोचिंग का, मैं अपनी ही बात नहीं कर, अगर आप किसी भी कोचिंग की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं तो केवल ये मत देखिए कि ऑल इंडिया रैंक आपकी क्या है, और ये जरूर देखिए कि वो इंस्टीट्यूट आप पर कितनी पर्सनल मेहनत कर रहा है। क्योंकि जब तक आपकी कमी दूर नहीं होगी, यहां 10 लोग बैठे हैं, सबकी अलग अलग पर्सनालिटी है, सबका अलग अलग ग्रैस्पिंग पावर है, सबका अलग अलग एटीट्यूड है, सबकी अलग अलग स्ट्रेंथ और वीकनेस है, तो अलग अलग पाइट पर, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, लड़ाई 5 से 6 क्वेश्चन क्वालिफाई करने की है। 5-6 अगर हो गया तो हम 45 प्लस में आ जाएंगे, हम क्वालिफाई कर जाएंगे। इसी के लिए जरूरी है पर्सनल मेंटरशिप, और ऑनलाइन भी हम इस तरीके से देंगे कि आपको टच रहे, ऐसा लगे कि ऑफलाइन जैसी ही एक तरह से बात हो रही है। हम लोग 15 दिन में जूम सेशन से एक तरह से इंडिविजुअल मिला करेंगे। साथ ही साथ तो मैंने कहा कि टेस्ट में केवल नंबर पाना नहीं, टेस्ट से सीखना है, अपने आप में सुधार करना है कि एट द टाइम ऑफ प्री, जब हम यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, तो हम एक तरह से अब वहां पर एक्सपेरिमेंट का हिस्सा ना बने, हम क्वालिफाई करने के लिए लड़े। तो वो कैसे सॉल्व करते हैं, वो क्वेश्चन क्यों बनाया गया था, उस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस क्या थी, उस क्वेश्चन का सही कथन तो ये था, लेकिन रॉन्ग स्टेटमेंट तो रॉन्ग क्यों थे, ये भी पता होना चाहिए। और इस तरीके से अगर हम लेकर चलेंगे, जिस पर डिटेल्ड आपसे बात की जाएगी, तो मैं एश्योर करता हूं कि आपको निसंदेह सफलता मिलेगी। और इसीलिए निर्माण ऑनलाइन में पहली बार, ऑब्वियसली ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, लेकिन ऑनलाइन के लिए पहली बार एक ऐसा प्रोग्राम लेकर आया है जिसमें टेस्ट सीरीज के साथ साथ मेंटरशिप और पर्सनल मेंटरिंग की भावना अधिक है, और इसमें नए पुराने अनुभव, ऊर्जा दोनों का समन्वय है, और जिसमें इस बार सेलेक्टेड बच्चे भी आपके साथ रहेंगे जिन चेहरे आप पहचानते होंगे, क्योंकि हिंदी माध्यम में रिजल्ट ही बहुत कम आ रहे हैं। सेलेक्टेड बच्चों के साथ जो लगातार इंटरव्यू दे रहे हैं या मेंस दे रहे हैं वो बच्चे, और जो पिछले 2-3 सालों से सो कॉल्ड वैसे इंस्टीट्यूट में जहां टेस्ट सीरीज बड़ी हिट थी या वहां मेंटेन कर रहे थे, वो हमारे हिस्सा होंगे। और फिर हम जो सीनियर फैकल्टी हैं उनके साथ में भी ये पूरा एक डिजाइन किया गया है कि आपकी सफलता का रोड मैप हम तैयार करें। तो मेरे हिसाब से अगर हम इस तरीके से चलें, और इसमें आपका सुझाव भी आमंत्रित है कि क्या निर्माण आपके लिए करे, कौन सी ऐसी बात करे, या कोई ऐसा सुझाव है जिसे हम अगर शामिल करें और इससे बच्चों की सफलता दर बढ़ सके, तो हम जरूर करेंगे। जरूर वीडियो के बाद सजेशन दीजिएगा। तो अभी जो पहला पॉइंट है, आप इंक्वायरी नंबर पे फोन कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, एक व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा बाद में। उसमें सबसे पहले जो हमारी टेस्ट सीरीज है, अभी दिवाली की छुट्टी के बाद 26 तारीख से लगभग आपको पता चल जाएगा कि किस तरह हमारा ये दोनों प्रोग्राम आ रहा है।
जिसके लिए वीडियो रिलीज हम 27 से 28 तारीख को करेंगे। संजय जांगीड़ सर आएंगे और वो एक वीडियो रिलीज करेंगे कि इसमें हम क्या क्या किस तरह से ला रहे हैं। लेकिन आप सब इसके बाद इससे जुड़कर और पहले 2-3 टेस्ट देकर या मेंटरशिप से मिलकर आंसर राइटिंग लिखकर देखिए कि क्या क्वालिटेटिव सुधार आप में हो रहा है कि नहीं। क्योंकि मैं चाहता हूं कि हिंदी माध्यम के रिजल्ट में अगर हम सुधार ला सकें, वो गांव का बच्चा, वो हिंदी माध्यम का हम्बल बैकग्राउंड का बच्चा जब यूपीएससी में क्वालिफाई करता है, सेलेक्ट होता है, तो वास्तव में जो उसकी फीलिंग होगी वो उन लोगों से बहुत अलग होगी जो एक तरह से, मैं दूसरी भाषा में सिल्वर स्पून चाइल्ड जिसको मैं कहूं, उनसे। वो रियल समस्या को समझता है। हिंदी माध्यम की कमजोरी ये नहीं है कि वो मेहनत नहीं करता। हिंदी माध्यम कभी ये नहीं कि उसके पास कंटेंट नहीं है, वो दौर चला गया। लेकिन कमी ये है कि सही अप्रोच क्या है, कहीं ना कहीं वो मिसिंग है। और रील की दुनिया, बहुत सारे ऑप्शंस, एडुटेक, इन सब ने और कंफ्यूज कर दिया है कि रियल मेंटरिंग है क्या। तो मैं चाहूंगा कि निर्माण आपकी सफलता में सहयोग करे। मैं बड़ी खुशी होगी अगर हम आप में कोई भी वैल्यू एडिशन कर पाते हैं। तो इसी पूरे प्रण और संकल्प के साथ इस प्रोग्राम को मैं लॉन्च करने के लिए आया हूं। और किस तरीके से होगा, किस चीज पर हम लोग फोकस कर रहे हैं, तीनों सेक्टर्स को कैसे लेके चलेंगे, पर्सनल मेंटरिंग कैसे होगी, एक एक बच्चे पे कैसे ध्यान दिया जाएगा। और द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस निर्माण ने पिछले कुछ दिनों में, आप 9 बजे सुबह अगर आप क्लास देखेंगे, आप जाकर उस क्लास को देखिए और खुद देखिए जो द हिंदू पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है आपको एक्सेंट थोड़ा वो लगे, एनर्जी जो एडुटेक वाली है और जो ड्रामा है वो ना दिखे, लेकिन कंटेंट जरूर देखिए। और वो कंटेंट क्या यूपीएससी के हिसाब से है या नहीं, आप सबको वो क्लास करनी चाहिए और करके बताइए। सुधार अगर वहां भी जरूरत होगी तो की जाएगी। लेकिन मैंने फिर कहा, कैसी क्वालिटी पर बात होगी उस बात पर मैं आया हूं। और इस चीज को आप लेकर चलें, दोनों साथ चलते हैं और फिर परिणाम को सुधारने का एक प्रयास करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।